अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी कंसोलिडेशन की 7th क्लास है। हम आज कवर करने जा रहे हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। वो है जनाब कंपोनेंट्स ऑफ कंसिडरेशन। यानी पेरेंट कंपनी जब सब्सिडरी को ख़रीदने जाती है तो कितने तरीके से पेमेंट कर सकती है। शेयर्स दे सकती है, अपने कैश दे सकती है, बॉन्ड इशू कर सकती है, बाद में पैसे दे सकती है। इस तरह के कई सारे जो है वो टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन है जिसको एग्जामिनर ने पास में टेस्ट किया है कैफ लेवल पर भी। ठीक है जी। तो एक तो हमने ये कवर करना है, दूसरा हमने सर पास पेपर्स के क्वेश्चन करना है, और इस पॉइंट के आगे हमने पेरेंट और सब्सिडरी के बीच में जितनी चीजें थी वो कवर कर ली है। और अब हम पास पेपर्स आराम से सॉल्व कर सकते हैं बैलेंस शीट की हद तक। दो चीजें अभी भी हमारी कंसोलिडेशन में बाकी हैं। एक कंसोलिडेटेड पीएनएल जिसका शायद एडजस्टमेंट पूरी से वे क्लास की है, और एक क्लास हमारी लगेगी सर उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट के ऊपर। फिर हम सर सारे पास पेपर्स के सवाल आराम से कर सकेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको 12-15 पास पेपर के सवाल यही क्लास में करवाऊं। ठीक है जी, और इनके ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको दूं। ठीक है जी, आए जरा अल्लाह का नाम लेते हैं जनाब, और सोचें, जरा दिमाग पे जोर डालें, बताएं कितने तरीके से आप सब्सिडरी को खरीद सकते हैं, कैसे कैसे पैसे दे सकते हैं। एक तरीका तो यह है सर कि आप उठा के सब्सिडरी के शेयर्स खरीदने के लिए कैश दे दो, कैश दे दो। अच्छा, सवाल पैदा होता है कैश किसको दे दो? सब्सिडरी के शेयर्स खरीदने किसको देना पड़ेगा कैश? सब्सिडरी को हम कैश नहीं देते प्यारा भाई। सब्सिडरी के शेयर्स ऑलरेडी सब्सिडरी के शेयर होल्डर्स के पास होते हैं, अवाम के पास होते हैं। हम इनके पास जाते हैं, पेरेंट कंपनी इनको देती है कंसिडरेशन और इनसे शेयर्स ले लेती है। याद रखिएगा, हम सब्सिडरी के शेयर सब्सिडरी से नहीं परचेज करते, दिमाग में रखिएगा। हम सब्सिडरी के शेयर परचेज करते हैं सब्सिडरी के शेयर होल्डर से। डन, याद रहेगा किससे परचेज करते हैं हम? सब्सिडरी के शेयर होल्डर से। तो ये ट्रांजैक्शन पेरेंट और सब्सिडरी के बीच में है ही नहीं। ये ट्रांजैक्शन है किसके बीच में? पेरेंट और सब्सिडरी के प्रीवियस शेयर होल्डर्स, क्योंकि जब पेरेंट इसके शेयर खरीद लेगा तो पेरेंट शेयर होल्डर बन जाएगा। डन, यानी सर जब पेरेंट शेयर्स खरीद लेगा सब्सिडरी के, तो पेरेंट सब्सिडरी का शेयर होल्डर बन जाएगा। और पेरेंट के शेयर होल्डर कौन होंगे? सर पेरेंट के तो अपने शेयर होल्डर हैं, उसका क्या ताल्लुक है किसी चीज से? तो इसका मतलब ये कि सर दो कंपनीज जो थी, सब्सिडरी अलग थी, पेरेंट अलग थी। पेरेंट ने उसके शेयर होल्डर्स को पैसे दिए, सब्सिडी के शेयर होल्डर को खुद उसका शेयर होल्डर बन गया। और अब सर पेरेंट के शेयर होल्डर अवाम है और पेरेंट सब्सिडरी का शेयर होल्डर है, यानी सब्सिडरी का मालिक बन चुका है उसके शेयर्स खरीद के। डन, फिर रिपीट करूंगा इसको। अच्छा, इसको अभी हमने डिस्कस नहीं किया, ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। मुझे एक चीज ये बताएं, पेरेंट कंपनी के मालिक उसके शेयर होल्डर्स हैं, सब्सिडरी कंपनी के मालिक उसके शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है जी, पेरेंट ने सब्सिडी के शेयर होल्डर से सब्सिडी के शेयर्स खरीद लिए। अब बताओ सब्सिडी का मालिक कौन? पेरेंट। पेरेंट का मालिक कौन? अवाम उन्नास। तो सर याद रखिएगा, इस पूरी ट्रांजैक्शन में पेरेंट सब्सिडी के शेयर होल्डर से शेयर्स खरीदता है, सब्सिडी से नहीं खरीदता। ठीक है जी, बड़े एक स्टेप आगे हम जनाब। चलिए, तो हमारे पास पहली कंसिडरेशन की टाइप क्या है जी? कैश। पेरेंट सब्सिडरी के शेयर्स खरीद सकता है सब्सिडरी के शेयर होल्डर्स को कैश देके। जब पेरेंट सब्सिडरी के शेयर होल्डर्स को कैश देगा तो सर अपनी इंडिविजुअल बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेगा? ठीक है जी, रिकॉर्ड करेगा सर पेरेंट इन्वेस्टमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी डेबिट और कैश क्रेडिट, सीधा सीधा। और फिर यही इन्वेस्टमेंट यूज होगी गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। पक्का? नंबर 2, डेफर्ड कंसिडरेशन। बाज औकात सर पेरेंट कुछ कैश अपफ्रंट दे देता है और कुछ कैश सब्सिडरी को बाद में, सब्सिडरी को नहीं, सब्सिडी के शेयर होल्डर्स को बाद में देता है। डन, तो अज्यूम करें इस केस में पेरेंट ने 100 रुपए का कैश इमीडिएटली दे दिया। 100 रुपए का कैश ठीक 1 साल के बाद देगा कम। ठीक है जी, 1 साल के बाद, डेफर्ड है, बाद में देना है, कैश में ही देना है। तो सर स्टैंडर्ड कहता है जनाब वो सारी लायबिलिटीज जो कि 12 महीने से आगे जा रही हैं, 12 महीनों पे आ रही हैं, आपने उनको हमेशा प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है। ठीक है जी, याद रखिएगा ये एक ऐसी लायबिलिटी है जो 100 रुपए ही देने, 100 रुपए पे कोई सूद नहीं देना है, 100 रुपए ही देने, 100 आज देने, 100 एग्जैक्टली साल बाद देने। तो एक काम करते हैं सर, ये जो 100 साल बाद जा रहा है ना, इसकी निकाल लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू। तो अगर मैं आपसे कहूं जी कैश आज जो हमने दिया है, कैश टुडे, ये तो हमारे पास है 100। ठीक है जी, और सर हमारे पास कैश जो हमने डेफर किया है वो है 100 डिवाइडेड बाय 1.1, 1 साल ही है ना सर। सर ये आता है मेरे पास 90.9। डन, ये हो जाता है टोटल कितना जी? 190.9।
ऐसा। तो सर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे 190.9 पे, कैश तो हमसे इमीडिएटली 100 चला गया, बाकी सर हम पेबल दिखा देंगे, ये पेबल सब्सिडरी को नहीं होगा, ये पेबल सब्सिडरी के शेयर होल्डर्स को होगा, ऐसा। और फिर इस पे हम क्या बुक करेंगे, सूद कैसे बुक करेंगे, आए देखते हैं सर हम। सर पेरेंट अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा आज 1 जनवरी 21 पे इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से, 190.9 से, कैश क्रेडिट 100 से, और पेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ सब्सिडरी, ऐसा। कितना जी, 90.9, डन। फिर क्या होगा सर, साल का एंड आएगा सर, कौन सा जी, 31 दिसंबर 21। फिर एक एंट्री पास करेगा पेरेंट सर अपनी स्टैंड अलोन बुक्स में ही, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से जी, 9.1, यानी 90.1 को मल्टीप्लाई करूंगा 10% तो 9.1 आ जाएगा, और पेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ सब्सिडरी 9.1। इसके बाद जी एक और एंट्री पास होगी 31 तारीख को ही, क्योंकि अनकंडीशनली पेरेंट ने ये पैसा पे करना है, अनकंडीशनली, ठीक है जी, सब्सिडी के शेयर होल्डर्स को। तो हम क्या करेंगे, पेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ सब्सिडरी 100, और कैश क्रेडिट कितने से, 100 से, डन। क्लियर हो गया जी। डेफर्ड कंसिडरेशन, क्या पेरेंट की बुक्स में जो पेबल आ रहा है, क्या सब्सिडी की बुक्स में रिसीवेबल आ रहा होगा, बताओ। ये जो पेरेंट की बुक्स में पेबल आ रहा है, क्या सब्सिडी की बुक्स में रिसीवेबल आ रहा होगा, नहीं सर, क्यों भाई, सब्सिडी को थोड़ी पे करना है, हम नहीं, सब्सिडी के शेयर होल्डर्स को पे करना है मेरे बच्चों, सब्सिडी को पैसा पे नहीं होगा, ये पे होगा सब्सिडी के शेयर होल्डर्स को, तो हमने दिखाना ही नहीं है। तो हमने दो कंसिडरेशन देख ली, एक तो कैश देख ली, एक हमने देख ली डेफर्ड। डेफर्ड में सर अगर 12 महीनों से बियॉन्ड जा रही है कोई अमाउंट, तो आपने क्या करना है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है अप्रोप्रिएट रेट पे, आपको एग्जाम में दिया होगा अप्रोप्रिएट रेट, ठीक है जी। और फिर आपने क्या करना है, उस पर अप्रोप्रिएटली इंटरेस्ट एक्सपेंस भी बुक करना है, और फिर पेबल को जब आके टाइम आएगा उसको सेटल भी करना है। कंसोलिडेशन प्रोसेस में ना तो ये पेबल कैंसल आउट होगा, ना इसका इंटरेस्ट कैंसल आउट होगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन पेरेंट और सब्सिडरी के बीच में नहीं है, ये ट्रांजैक्शन पेरेंट और सब्सिडरी के शेयर होल्डर्स के बीच में, जो कि अलग अलग लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, ठीक है जी, मे बी सर एक बड़ा ग्रुप हो। तो याद रखिएगा, दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट अ ग्रुप ट्रांजैक्शन सर, दिस ट्रांजैक्शन ऑफ पेइंग द शेयर होल्डर्स ऑफ सब्सिडरी इज आउटसाइड द ग्रुप, बिकॉज शेयर होल्डर्स ऑफ सब्सिडरी चले गए, ग्रुप से बाहर हो गए, उसको हमने अपने पैसे देने, बस खत्म, शेयर्स वो दे चुके हैं हमें। तो याद रखिएगा, नो कैंसिलेशन ड्यूरिंग कंसोलिडेशन, ठीक है जी। हम बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेप पे सर। सर बाज़ औक़ात पेरेंट अपने शेयर्स सब्सिडरी के शेयर होल्डर्स को दे सकता है, और बदले में क्या ले ले, सब्सिडरी के शेयर। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि पेरेंट कंसिडरेशन में दे अपने शेयर्स और सब्सिडरी के शेयर। इससे क्या होगा, इससे ये होगा सर कि सब्सिडरी के शेयर होल्डर्स और पेरेंट के शेयर होल्डर्स, इन दोनों के पास अब सिर्फ पेरेंट के शेयर्स होंगे, क्योंकि पेरेंट अपने शेयर्स दे के सब्सिडी के शेयर ले चुका है। अब सब्सिडरी पेरेंट के कंट्रोल में होगी, और पेरेंट के शेयर्स इन दो लोगों यानी इन अवामुन नास के हाथ में होंगे, ठीक है जी। तो अब मुझे एक बात बताएं सर, एक ज़माने में एक टीचर ने, मतलब क्या मैं बोलूँ अब यार, ऐसा एक वाक़या आपका मैं सुना देता हूँ कि मैंने उनसे एक ज़माने में पूछा, मैंने कहा सर ये रिवर्स एक्विजिशन क्या होता है। उसने कहा जब पेरेंट अपने शेयर जाके सब्सिडरी को देता है और उसके बदले अपने शेयर लेता है, और फिर देखता है यार मैं तो खरीदने गया था, मैं तो बिक के आ गया, बकवास। याद रखिएगा, पेरेंट कभी भी सब्सिडी के शेयर सब्सिडरी से नहीं लेता, वो सब्सिडी के शेयर होल्डर से लेता है, ठीक है जी। तो जब सब्सिडी के शेयर होल्डर्स को मैं अपने शेयर देके उनसे सब्सिडी के शेयर ले लूंगा, तो सर वो जो शेयर होल्डर्स पहले सब्सिडी के थे मेरे शेयर होल्डर बन जाएंगे, वो फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो ये देखना है कि सर पेरेंट और सब्सिडरी का रिलेशनशिप कंपनी लेवल पे क्या है। ऊपर वाले दो तो अवाम है, इंसान है, थोड़ी अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है जी।
तो फिर मुझे एक बात बताएं सर, हमने सब्सिडी के शेयर होल्डर से जब सब्सिडी के शेयर लेके बदले में अपने शेयर्स दिए तो ये कंसोलिडेशन हो गई? हाँ हाँ बिल्कुल सर, एक्वायर हो गया, सब्सिडी एक्वायर हो गई। किसने एक्वायर की? पेरेंट ने। अब सब्सिडी का मालिक कौन? पेरेंट। पेरेंट के मालिक दो लोग, सब्सिडी के शेयर होल्डर जो पुराने सब्सिडी के शेयर होल्डर थे, अब पेरेंट के शेयर होल्डर है। और सर शेयर होल्डर ऑफ सब्सिडरी और शेयर होल्डर ऑफ पेरेंट, ये दोनों मिलकर अब पेरेंट को ओन करते हैं और पेरेंट सब्सिडरी को ओन करता है। सर अब बताएं जी, पेरेंट ने अपने शेयर्स देने हैं और बदले में लेने सब्सिडरी के शेयर्स। याद रखना, हम ट्रांजैक्शन को हमेशा फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन पे रिकॉर्ड करते हैं। किस पे रिकॉर्ड करते हैं? फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन पे। ऐसा तो याद रखिएगा, हमने हमेशा प्रेफरेंस देनी है अपने शेयर्स की फेयर वैल्यू को। ऐसा अच्छा जी, तो हमने फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को प्रेफरेंस देनी है जो हम दे रहे हैं। अच्छा अब सुनो सर, सब्सिडी के शेयर हैं 90,000, 10 रुपए का एक शेयर है, 90,000 शेयर डन। हम खरीद रहे हैं इसमें से 75% शेयर्स। कितने? 75% शेयर्स। तो क्या मैं कह सकता हूं सब्सिडरी के 90,000 शेयर्स हैं, इसका 75% मैं खरीद रहा हूं, ठीक है जी। ये बन रहा है सर 67,500 डन। ये शेयर्स मैं खरीदा हूं, बदले में अपने शेयर्स कितने दे रहा हूं? 2 शेयर अपने दे रहा हूं और 5 शेयर्स उसके ले रहा हूं, ठीक है जी। तो इसका मतलब है सर मेरे पास कंसिडरेशन में जो मैंने शेयर्स देने हैं 67,500 डिवाइडेड बाय उसके 5 लेके अपने 2 देने हैं, तो डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। इसका मतलब है मैंने 27,000 शेयर्स देने हैं सर, 27,000 शेयर्स ऑफ पेरेंट। अब बताएं मेरे बच्चों, मैं इसको रिकॉर्ड कैसे करूं? सर 27,000 शेयर्स की फेयर वैल्यू बनती कितनी है? सर पेरेंट के एक शेयर की वैल्यू 40 है। क्या हो गया भाई? 40 है, ठीक है जी। मल्टीप्लाई कर रहा हूं सर मैं इसको 40 से। ये आ रहा है सर मेरे पास 10800000। ऐसा अब बताओ मैं इसको रिकॉर्ड कैसे करूं? अच्छा अगर मैं सब्सिडी के शेयर्स की फेयर वैल्यू देखता ना तो वो होती मेरे पास सर ऐसे ही, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं मिटा दूंगा इसको, 67,500 मल्टीप्लाई बाय 14 रुपए। ये होता जी 9,45,000। लेकिन हमने 9,45,000 वाली चीज अगर 1080 में खरीदी सर, हमारी मर्जी, ठीक है जी। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड कैसे करूंगा वो आप देखें। मैं इस इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करूंगा, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं पेरेंट्स सेपरेट बुक्स। सेपरेट बुक्स किस तरह जी? पेरेंट की सेपरेट बुक्स में क्या हिसाब किताब होगा जी? सर पेरेंट अपने पास एंट्री पास करेगा इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से जी? 10800000। अपने शेयर्स दिए हमने सर, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट कितने से? सर मैंने अपने 27,000 शेयर्स दिए हैं, यानी पेरेंट ने 10 रुपए के हिसाब से, ये होगा जी 2,70,000। शेयर प्रीमियम बैलेंसिंग फिगर सर वैसे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, 27,000 इंटू 30, ऐसा 8,10,000। ऐसा जी। सर यहां तक हो गई बात खत्म, ठीक है जी। अब बताएं सर, हमने 3 कंसिडरेशंस देख ली, और याद रखना हमेशा पेरेंट अपने शेयर की फेयर वैल्यू पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा, चाहे भले ज्यादा हो चाहे कम हो, विच एवर इज हायर वाला सीन नहीं है। डन। हम बड़े जरा जनाब एक स्टेप आगे बढ़े, हमने कैश देख लिया, डेफर्ड कैश देख लिया, हमने इक्विटी देख ली। हम जा रहे हैं चौथे पार्ट के ऊपर, चौथी कंसिडरेशन हम देखने जा रहे हैं जनाब। व्हाट इफ के सर पेरेंट अपने बॉन्ड्स उठा के दे रहे सर, व्हाट इफ के पेरेंट अपने बॉन्ड्स उठा के दे रहे सब्सिडरी के शेयर होल्डर्स को और बदले में शेयर्स ले ले।
आसान है सर, कोई मसले वाली बात नहीं है। आए जरा एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। पेरेंट ने सर 100 रुपए का कैश दिया और 100 रुपए के बॉन्ड्स दे दिए, लेकिन इस बॉन्ड पे डेफर्ड कंसिडरेशन और इस बॉन्ड में फर्क है। डेफर्ड कंसिडरेशन पे कोई सूद नहीं मिलता, लेकिन याद रखिएगा मेरे बच्चों, यहां पर आपको 100 रुपए के बॉन्ड पे हर साल मार्केट रेट के बराबर का सूद मिलेगा। तो अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत ऐसा सच नहीं है। क्यों? 10% से ग्रो भी कर रहा है, 10% से प्रेजेंट वैल्यू भी निकालोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा सर डेफर्ड कंसिडरेशन और इसमें फर्क है, डेफर्ड कंसिडरेशन में कोई सूद नहीं मिलता, इसमें सूद मिल रहा है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। करेंगे क्या हम सर? किस तरह लेके चलें इसको? सर हम इसको ऐसे लेके चलेंगे। अच्छा, बॉन्ड की टर्म कितनी है? 1 साल। तो मैं कैसे कह सकता हूं, गौर से देखना मेरे बच्चों, ये मेरे पास अभी मैं कैश दे रहा हूं कितने का? 100 का। जो बॉन्ड्स है ना, चलो निकाल लो इसकी भी फेयर प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, कोई मसला नहीं। बॉन्ड्स की प्रेजेंट वैल्यू क्या जी? 100 रुपए का बॉन्ड है, 10% का सूद चढ़ेगा इस पे, 10% का सूद चढ़ेगा तो ये हो जाएगा 110। प्रेजेंट वैल्यू निकालो सर 10% पे, 1 साल ही का बॉन्ड है तो ये निकलेगी 100। आपको निकालने की जरूरत इसलिए नहीं है कि जिस रेट से ये ग्रो करेगा, जिस रेट का सूद है, उसी रेट से आपने डिस्काउंटिंग करनी है। तो सर मेरे पास इस बॉन्ड की फेयर वैल्यू भी कितनी है? 100। तो हमने 2 चीजें पे की सर एसेट खरीदने के लिए, इस सब्सिडी खरीदने के लिए। सर हमने 100 रुपए का कैश दिया और 100 रुपए की फेयर वैल्यू का बॉन्ड दिया। फेयर वैल्यू कैसे निकाली? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। सर कैश फ्लो क्या था? 100 रुपए और 10 रुपए का सूद। प्रेजेंट वैल्यू हमने मार्केट रेट से निकाल ली। एंट्री पास करेगा सर पेरेंट अपनी सेपरेट बुक्स में, पेरेंट्स सेपरेट बुक्स। कंसोलिडेटेड बुक्स में इन्वेस्टमेंट की एंट्री नहीं होती, नेट एसेट्स आते हैं उसमें। सर डेट सर 1 जनवरी 2019। एंट्री क्या पास की होगी मैंने सर? सर मेरे पास इन्वेस्टमेंट डेबिट 100 रुपए से और कैश क्रेडिट 100 रुपए से, और सर मेरे पास लायबिलिटी या बॉन्ड्स पेबल अब बताएं जी, मेरे पास 31 दिसंबर, मैं इस पे बुक करूंगा सूद, इंटरेस्ट बुक करूंगा सर इसके ऊपर। किस रेट से सर? 10% रेट से। तो मैं एंट्री पास कर रहा हूं सर, मेरे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस बॉन्ड पे डेबिट कितने से? 10 रुपए से, और सर बॉन्ड्स पेबल इंक्रीज 10 रुपए। फिर सर बॉन्ड की लाइफ चूंकि 1 साल थी तो हमने बॉन्ड को पे ऑफ करना है, तो साल का एंड आ गया सर। अब हमने 31 दिसंबर 19 पे ये बॉन्ड खत्म कर देना है। हम बॉन्ड्स पेबल डेबिट करेंगे 110 से, दैट इंक्लूड्स 10 रुपए का सूद, और कैश हम पे ऑफ कर देंगे 110। तो हमारी इन्वेस्टमेंट जो डेबिट हुई वो सर 200 रुपए पे डेबिट हुई, और ये 200 रुपए की इन्वेस्टमेंट हम यूज करेंगे सर किस चीज के लिए? गुडविल की कैलकुलेशन के लिए। सर हमने कैश कंसिडरेशन के तौर पे देख लिया, डेफर्ड कंसिडरेशन देख लिया। डेफर्ड कंसिडरेशन और बॉन्ड में फर्क ये, डेफर्ड कंसिडरेशन में सिर्फ अमाउंट मिलती है 100 रुपए के एंड में, यहाँ सूद भी मिलेगा। ठीक है जी। तीसरी चीज हमने इक्विटी देख ली और बॉन्ड भी देख लिया। ठीक है जी, हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं जनाब। सर हम बढ़ते हैं जनाब अपने पांचवें केस में, चौथे केस पे। सर हमारे पास 3 2 दफा आ गया। चलो जी हम इसको कर देते हैं 4, और हमारे पास ये हो जाएगा जनाब कोई 5। ठीक है सर। व्हाट इफ के हम अपने शेयर होल्डर्स ऑफ सब्सिडरी को इशू करें बॉन्ड्स, और उस बॉन्ड का कूपन रेट मार्केट रेट के मुकाबले में कम हो, तब क्या होगा सर? सीधी सी बात है, आपने जो कंसिडरेशन दे रहे हो उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज एट मार्केट रेट। तो सर मेरे पास सबसे पहले जो हिसाब किताब आ रहा है, एक आ रहा है सर मेरे पास कैश, एक बॉन्ड है। सर बॉन्ड की मैं फेयर वैल्यू निकाल देता हूं। मेरे पास सर बॉन्ड में कैश फ्लोज है ईयर और कैश फ्लोज। सर मेरे पास ईयर 1 पे बॉन्ड सूद देगा 8%, तो 8 रुपए। ईयर 2 पे 2 साल का टर्म है सर बॉन्ड का, तो सर ये हो जाएगा 108। सर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं मार्केट रेट यानी 10% से। याद रखना, आपने जो भी कंसिडरेशन दी है आपने उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। तो सर मेरे पास कंसिडरेशन थी, एक तो कैश, दूसरा बॉन्ड। बॉन्ड की फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी? उसे कैश फ्लोज ड्राफ्ट करने हैं कूपन रेट से, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है मार्केट रेट से। क्या आ रही है सर 8 की प्रेजेंट वैल्यू? सर 10% से 7.2
और ये आ रही है सर 89.3। ठीक है जी, ये हो जाएगा टोटल सर मेरे पास 96.53। ऐसा ये देख लीजिएगा सर, मेरे पास तो नंबर्स लिखे हैं, आप इसको कैलकुलेट भी कर लीजिएगा। डन। अब बताएं सर मेरे पास किस तारीख को, 1 जनवरी 2020 मैं एंट्री पास करूंगा। मैं एंट्री पास करूंगा सर, मेरे पास इन्वेस्टमेंट डेबिट, ₹100 का कैश और 96 की प्रेजेंट वैल्यू सर 196.53। सर मेरे पास कैश चला गया कितने से जी, ₹100 से, और मेरे पास सर बॉन्ड पेबल आ गया जी 96.53 से, पक्का। फिर मेरे पास सर 31 दिसंबर 2020 पे इस पे बुक होगा सूद, इंटरेस्ट, ऐसा। और इंटरेस्ट के लिए सर मेरे पास बनेगा एक टेबल। सर मेरे पास ईयर 1 ओपनिंग कितना है जी 96.53। सर 10% का इंटरेस्ट 9.653। सर मैंने कैश कितना दिया होगा ₹8 का। सर मेरे बॉन्ड का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा कितना बाबू 98.18। सेकेंड ईयर में 98.18 पे लगेगा सूद कितना जी 9.82। ऐसा सर ₹8 का अमाउंट, और ये बच जाएगा 100, एंड में हम ₹100 पे कर देंगे। तो बताएं मेरे पास सर 31 दिसंबर 2020 पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से 9.653। फिर जी सर मेरे पास कैश क्रेडिट होगा कितने से ₹8 से, और बॉन्ड पेबल बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। यार आप लोगों ने IFRS 9 में इस तरह के बहुत सारे केसेस देखे होंगे सर। 1.653 पक्का। फिर जी मेरे पास इसी तरह 31 दिसंबर 2021 पे फिर एक एंट्री पास होगी, और वो एंट्री एग्जैक्ट यही एंट्री होगी। ठीक है जी, मैं कॉपी करके नीचे लाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सेम यही एंट्री होगी, अमाउंट चेंज हो जाएगी सर। इसमें अमाउंट क्या होगी सर 9.82। 9.82 सर मेरे पास कैश ₹8 से जाएगा, और 1.82 मेरे पास सर पेबल जाएगा। और एंड में मैं क्या करूंगा सर, इसी 31 दिसंबर 2021 को ही मैं ये लोन पे ऑफ कर दूंगा, मैं बॉन्ड पे ऑफ कर दूंगा। तो बॉन्ड पेबल डेबिट कितने से जी सर ₹100 से, और कैश क्रेडिट ₹100 से। डन सर, ये मेरे पास हिसाब किताब था। अगर बॉन्ड लो रेट पे हो तो आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है सर मार्केट रेट से कैश फ्लोज ड्राफ्ट करने के बाद, और फिर आपने इसको इसी तरह लेके चलना है। अब हम जाते हैं सर एक स्टेप आगे, और वो है हमारे पास कंटिंजेंट कंसिडरेशन। ठीक है जी, कंटिंजेंट कंसिडरेशन क्या होती है? कंटिंजेंट कंसिडरेशन ये कि आपने कोई एसेट खरीदा, एक पार्ट द अमाउंट आपने पे कर दिया, दूसरा पार्ट आपने कहा जी फलां काम हो जाएगा तो मैं पे करूंगा। ठीक है जी, तो सर आपसे IFRS 3 और IFRS 10 ये कहता है कि जब कंटिंजेंट कंसिडरेशन आएगी तो आप उस कंटिंजेंट कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू निकालोगे। क्या निकालोगे? फेयर वैल्यू, क्योंकि आपने पूरी ट्रांजैक्शन में फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन ही बुक करनी है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं जरा सा ना एक छोटी सी चीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, इसको जरा गौर से सुनिएगा। अज्यूम करें सर ये मैं हूं, ठीक है जी, ये कोर्ट है, ठीक है जी, कोर्ट ने मुझ पे एक पेनल्टी चार्ज करनी है। पेनल्टी ₹10 की भी हो सकती है, पेनल्टी ₹100 की भी हो सकती है। डन, मुझे नहीं पता कितने की होगी पेनल्टी, अनसर्टन है। मैं आता हूं मिसाल के तौर पर सर एक इंश्योरेंस कंपनी के पास। किसके पास? एक इंश्योरेंस कंपनी के पास। मैं इंश्योरेंस कंपनी को ये कहता हूं कि ए इंश्योरेंस कंपनी, मुझे इस जैनी हिजियान से, इस जैनी कैफियत से निजात चाहिए कि पता नहीं पेनल्टी क्या होगी।
आप एक काम करें, मुझसे एक अमाउंट अग्री करें, ले लें, और जो फिर कोर्ट की पेनल्टी हो आप वो पे कर देना। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी ने अंदाजा लगाया, चांसेस के 10% के कितने चांसेस हैं, 100% के कितने चांसेस हैं। ठीक है जी, इन्होंने सर इस चांसेस को मल्टीप्लाई किया इससे, और उन्होंने कहा सर आप एक काम करें, आप हमें 60 रुपए पे कर दें। ये क्या है जी, इस लायबिलिटी की फेयर वैल्यू, जिसमें अमाउंट कंटिंजेंट है, कंसिडरेशन पता नहीं कि कितनी होगी। ठीक है जी, पेनल्टी पता नहीं कितनी होगी। तो इंश्योरेंस कंपनी ने अपने एक्चुअली से 60 रुपए की वैल्यू निकलवाई। कैसे? चांसेस ऑफ सक्सेस एंड फेलियर देख के। डन, ये होगी 60 रुपए। हमने 60 रुपए पे किए और हमारी जान छूटी पड़ी। ठीक है जी, हमने 60 रुपए पे करने के बाद कोर्ट को हम जाके फेस करें, धड़ा ले जो देखी जाएगी तुम्हारी ऐसी की तैसी, लगा पेनल्टी ऐसी की तैसी तुम्हारी। ठीक है जी, तो याद रखना सर, जहां कंटिजेंसी होती है वहां पर आपको फेयर वैल्यू, चांसेस ऑफ सक्सेस एंड फेलियर देख के निकालना पड़ती है। अब याद रखना, आपसे एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप फेयर वैल्यू निकालो, वो आपको देगा फेयर वैल्यू। डन, ये फेयर वैल्यू 60 कैसे आई, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। बीइंग एन अकाउंटेंट यू ओनली शुड नो कि इसको यूटिलाइज कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है। डन, अब बताएं जी, हम एक कंसिडरेशन पे कर रहे हैं 100 रुपए की। सर अगर 25 रुपए कंटिजेंट कंसिडरेशन हमने पे करनी है बाद में, फेयर वैल्यू जनाब इस कंसिडरेशन की है 10 रुपए। ठीक है जी, यानी सर मिसाल के तौर पर हमने एक सब्सिडरी खरीदी, सब्सिडरी के लिए हमने 100 रुपए दिए, जो सब्सिडरी के शेयर होल्डर थे उन्होंने रोना डाल दिया, उन्होंने कहा थोड़े और पैसे दें, थोड़े और दें। मैंने कहा क्यों? उसने कहा सर आपको पता है ये सब्सिडरी तो सोने का मुर्गी देने वाली अंडा है, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, ये कल पता नहीं कितने बिलियन के प्रॉफिट दे। मैंने कहा अच्छा, अगर इस कंपनी ने वाकई बिलियंस ऑफ रुपीज के प्रॉफिट दिए, मैं तुम्हें 25 रुपए और दे दूंगा। ठीक है जी, चांसेस लग नहीं रहे सर। मैं अपने एक्चुअली के पास गया, मैंने कहा यार अगर बिलियंस ऑफ रुपीज के प्रॉफिट आया तो मैं 25 रुपए दूंगा, नहीं आया तो नहीं दूंगा। उसने कहा सर चांसेस ऑफ सक्सेस एंड फेलियर देख के लगता है कि इसकी फेयर वैल्यू 10 रुपए। ठीक है जी, अब बताएं सर मैं किस तरह इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूं। सर मैंने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है एक्विजिशन डेट पे। कैसे रिकॉर्ड करूंगा? सर मैंने एंट्री पास करनी है, इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से जी, इन्वेस्टमेंट कितने से डेबिट सर, 100 और 10 रुपए से। ठीक है जी, कैश क्रेडिट कितने से, 100 से, और बाकी सर पेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ सब्सिडरी कितने से जी, 10 रुपए से। पक्का? आपने सोचा मुझे जो देना है ना उसकी फेयर वैल्यू 10 रुपए बनती है लगभग। ठीक है, अच्छा अज्यूम करो प्रॉफिट टारगेट मीट हो जाए, तो क्या होगा? आपको पैसे देने पड़ेंगे। मुझे बताओ कितने पैसे देने पड़ेंगे? सर 25 रुपए देने पड़ेंगे। तो मैं पेबल डेबिट कर दूंगा, पेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ सब्सिडरी 10 रुपए, फिर जी सर मेरे पास से कैश जाएगा कितने का जी, 25 रुपए का, और मेरे पास क्या होगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, डेबिट हो जाएगा कितने से, 15 रुपए से। ठीक है जी, लॉस ऑन रेजोल्यूशन ऑफ कंटिजेंसी आप ऐसे भी डाल सकते हो, इस लॉस को आप कोई भी नाम दे सकते हो। इन्वेस्टमेंट में नहीं जाएगा ये याद रखना, ये इन्वेस्टमेंट में नहीं जाएगा। डन सर, केस बी, टारगेट नॉट मेट। क्या करूंगा सर मैं एंट्री पास करूंगा, पेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ सब्सिडरी कितने से जी, 10 रुपए से, और ये 10 रुपए में पूरे के पूरे इनकम में ले जाऊंगा क्योंकि मैंने देना कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, ऐसा प्रॉफिट ऑन रेजोल्यूशन ऑफ कंटिजेंसी। डन, ये कंटिजेंट कंसिडरेशन थी इन द फॉर्म ऑफ अ लायबिलिटी, आपने पे करने थे इन द फॉर्म ऑफ अ लायबिलिटी। क्या कंटिजेंट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एन एसेट भी हो सकता है? हाँ सर, आए जरा एक छोटे से एग्जांपल देखते हैं। सर मिसाल के तौर पे मैंने एक सब्सिडरी खरीदी, मैंने पे कर दिया 150 रुपए। ठीक है जी, 150 रुपए पे किया। और सुनना, असल में मैं पे करना चाह रहा था 100 रुपए। सब्सिडरी के शेयर होल्डर ने कहा सब्सिडरी तो हीरा है, सब्सिडरी तो ये है, सब्सिडरी तो वो है, सब्सिडरी तो जो है वो दुनिया जान की चीजें इसके अंदर, अल्लाह की नेमतों में से एक है, ये तो इतने बिलियन का प्रॉफिट देगी। मैंने कहा जब देगी तब देखा जाएगा, तब ले लेना मुझसे 25-30 रुपए और। उसने कहा नहीं, आप दे दें, नहीं हुआ टारगेट मीट हम आपको वापस कर देंगे। मैंने ठीक है दे दिए, मैंने ये लो 130 रुपए ले जाओ, कोई टेंशन नहीं। ऐसा ये हो गया 130
30। गौर सुनो, मैंने अपने एक्चुअली से पूछा टारगेट मीट होने के चांसेस कितने और नहीं मीट होने के चांसेस कितने, ये देख के बताओ। तो उसने कहा जी टारगेट मीट होने और ना होने के चांसेस को अगर मैं देखूं तो फेयर वैल्यू ऑफ कंटिंजेंट कंसिडरेशन जो कि आपने ऑलरेडी पे कर दी है वो है 18 रुपए। कितने? 18। इसका मतलब ये है कि मैंने 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट दी है, 18 रुपए की फेयर वैल्यू साथ में कंटिंजेंट कंसिडरेशन की। तो मेरे पास तो सर इन्वेस्टमेंट डेबिट होनी चाहिए एक्विजिशन डेट पे किस अमाउंट पे? एक्विजिशन डेट पे इन्वेस्टमेंट डेबिट होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से? 118 से। जबकि मेरे पास से कैश चला गया सर कितने का? 130 का। बाकी डिफरेंस क्या है सर? रिसीवेबल फ्रॉम शेयर होल्डर्स ऑफ सब्सिडरी कितने की जी? 12 रुपए। डन है जी। अब बताएं जी, थोड़े टाइम बाद सर पता चल गया जी प्रॉफिट टारगेट मीट होने या नहीं होने। अज्यूम करो जी प्रॉफिट के टारगेट मीट हो गया जी, शेयर होल्डर्स ने हमें फोन किया और चाचा क्या हाल है, तो जो आपने पैसे दिए थे वो अब हमने आपको वापस नहीं करने, बस ऐसी दुआ सलाम के लिए फोन किया था। मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है। मैंने सर पीएनएल डेबिट किया 12 रुपए से और रिसीवेबल को राइट ऑफ कर दिया, रिसीवेबल फ्रॉम शेयर होल्डर्स ऑफ सब्सिडरी 12 रुपए। मैंने कहा जी टारगेट मीट हो गया, तो इसका मतलब है सर हमें पैसे अब रिसीव नहीं होंगे, गए पैसे डूब गए। व्हाट इफ के सर टारगेट प्रॉफिट मीट नहीं हुआ तो? मैंने अपने पास एंट्री पास की, पैसे वापस लेने, कैश डेबिट कितने से जी? 30 रुपए से, क्योंकि हमने कंटिजेंसी के 30 रुपए रखे थे। फिर रिसीवेबल फ्रॉम शेयर होल्डर्स ऑफ सब्सिडरी कितने रुपए जी? 12 रुपए। और पीएनएल कितने से जी? सर 18 रुपए से। ऐसा कंटिजेंसी रिजॉल्व हो गई, पैसे हमें वापस मिल गए। ठीक है जी, कर लोगे। यहाँ कंटिजेंसी एक एसेट के तौर पे, एसेट कब होगा? जब आप पैसे पहले दे दोगे, बाद में शेयर होल्डर से रिकवर करोगे। लायबिलिटी कब होगी? जब आप पैसे उनको नहीं दोगे और रेजोल्यूशन के बाद आप उनको मजीद पैसे दोगे। याद रखना, कंटिजेंसी रिजॉल्व होने से पहले आप पैसे दे चुके हो, रिसीवेबल आएगा। कंटिजेंसी रिजॉल्व होने के बाद आप पैसे दोगे तो सर आपको डे 1 पे पेबल बुक करना पड़ेगा। डन। अच्छा सर, फिर स्टैंडर्ड कहता है जी कंटिजेंसी इक्विटी भी हो सकती है। उससे पहले ना हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे और फिर हम जो है वो कंटिजेंसी इक्विटी को भी देखेंगे और हम इसको फिर खत्म कर दें इंशाल्लाह। चलिए जी, एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं जनाब। हमारे पास डेफर्ड कंसिडरेशन में इक्विटी आ रही हो, यानी सर हम पैसे ना दे बल्कि डेफर्ड कंसिडरेशन में बाद में क्या दे रहे हो? शेयर दे रहा हूं। तो सर याद रखिएगा, स्टैंडर्ड आपको कहता है कि जब आपने एक दफा इक्विटी इशू कर दी या करने का इरादा कर लिया, अग्रीमेंट कर लिया, तो सर डे 1 की फेयर वैल्यू रेलेवेंट होती है, बाद में उनमें कोई चेंज आ जाए वो रेलेवेंट नहीं होगा। ठीक है, क्या मतलब? आए देखें जरा दोस्त, मैंने एक सब्सिडी खरीदी जिसके लिए मैंने आज शेयर दिए 100 रुपए की और 120 रुपए के शेयर में फ्यूचर में दूंगा। 120 आज फेयर वैल्यू है, जब देने का टाइम आया ना तो सर जो शेयर्स मैंने देने थे उसकी फेयर वैल्यू बढ़ के 150 हो गई। स्टैंडर्ड कहता है बस अब ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। तो बताओ मैंने डे 1 पे एक्विजिशन डेट पे क्या एंट्री पास की होगी? याद रखना है कंटिंजेंट नहीं, ये कंटिंजेंट कंसिडरेशन नहीं है, लाजमी शेयर देने हमने। ठीक है जी, मैंने एंट्री अपने पास की, इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से जी? 220। सर मेरे पास शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम क्रेडिट कितने से, जो मैंने शेयर इशू कर दिए 100 रुपए। और सर रिजर्व्स फॉर इशुएंस ऑफ शेयर, रिजर्व फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स, ये मैंने 120 रुपए से क्रिएट कर दिया क्योंकि मैंने अभी तक शेयर इशू नहीं किए। डन। फिर आई सर हमारे पास सेटलमेंट डेट, मैंने वादा किया था कि मैं कुछ इक्विटी बाद में इशू करूंगा, ये नहीं कहा था कि टारगेट मीट होगा तो दूंगा, नहीं लाजमी दूंगा। दे दो भाई अब। सर अब तो वैल्यू 150 हो गई, नहीं 150 पे नहीं लेके जाएंगे, अब क्या करेंगे हम? रिजर्व फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स कितने से जी? 120। ऐसा और शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम क्रेडिट कितने से? 120। खत्म, कहानी खत्म। 150 पे लेके ही नहीं आएंगे, याद रह गई। ऐसे ही अब मुझे एक बात बताएं सर, अगर मैं आखिरी केस देखूं, 9th केस,
और वो सर हमारे पास कंटिंजेंट कंसिडरेशन और ये कंटिंजेंट कंसिडरेशन हो इक्विटी की, तो क्या करेंगे हम सर? मिसाल के तौर पर सर आज हमने एक इन्वेस्टमेंट की जिसपे हमने सर शेयर्स दिए, शेयर्स गिवन नाउ, उसकी फेयर वैल्यू है जनाब 500 रुपए। डन। फिर अगर टारगेट मीट हुआ तो हम मजीद शेयर्स देंगे कंटिंजेंट कंसिडरेशन सर, इन शेयर्स की फेयर वैल्यू चांसेस ऑफ सक्सेस एंड फेलियर डालने के बाद, चांसेस ऑफ सक्सेस एंड फेलियर डालने के बाद सर 200 रुपए आ रही है। ठीक है जी, 200 रुपए आ रही है। और सुनना सर दोस्त, सुनो, बताओ क्या हुआ सर? हमने एक्विजिशन डेट पे एंट्री पास की, हमने एंट्री पास की इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से 700। सर हमारे पास शेयर कैपिटल और प्रीमियम क्रेडिट 500 रुपए से, और सर इसके अलावा रिजर्व्स फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स कितने से जी? 200 रुपए से। ये हमने अभी तक दिए नहीं है, देंगे आगे अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है जी। सर केस ए, टारगेट नॉट मेट, मीट नहीं हुआ टारगेट जी, रिजर्व खड़ा हुआ है, क्या करें? क्या करें? रिजर्व खड़ा हुआ है हमारे पास। अब अगर सर मेरे पास टारगेट मीट नहीं हुआ, ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि सर मैंने शेयर इशू नहीं करने। जब याद रखना बेटा, शेयर इशू नहीं करने ना, तो आप इस 200 रुपए को इनकम में नहीं डाल सकते। ठीक है जी, क्योंकि ये इक्विटी है और इक्विटी में अगर सब्सिक्वेंटली चीजें क्लियर होंगी, हम इसको इक्विटी के अंदर ही घुमाएंगे। यानी मैं एंट्री पास करूंगा रिजर्व फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स डेबिट 200 रुपए से, और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, पीएनएल नहीं, रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डालूंगा। याद रखना, इक्विटी इशू करने का आपने इरादा कर लिया, बाद में नहीं हुआ तो आपने सर इसको पीएनएल में नहीं डालना है, इसको आपने किस में डाल देना है? रिटेन्ड अर्निंग के अंदर। डन। व्हाट इफ की टारगेट मीट हो जाता? टारगेट मेट तो आपको शेयर्स देने ही है सर। जो भी है मैं सिंपली रिजर्व फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स डेबिट करूंगा 200 रुपए से, और शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम क्रिएट कर दूंगा 200 रुपए से। भले इसकी फेयर वैल्यू आज 4 लाख हो चुकी है, मैं फेयर वैल्यू चेंज नहीं करूंगा। इक्विटी वंस इशूड और कमिटेड टू बी इशूड विल नॉट बी एडजस्टेड फॉर एनी फेयर वैल्यू चेंजेस। अगर कंटिजेंट कंसिडरेशन इक्विटी है तो डे वन पे आपने उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दिया, बाद में शेयर इशू कर भी दिए तो भी आपने सिर्फ ये फेयर वैल्यू ही शेयर कैपिटल में डालनी है, और नहीं किए तो ये फेयर वैल्यू आपने उठा के रिटेन अर्निंग में डाल दिए। प्रॉफिट एंड लॉस इसके अंदर कभी जिंदगी में हिट नहीं होगा। डन सर। इससे ज्यादा डिटेल मैं सीए फाइनल में भी नहीं पढ़ाता हूं, जो मैंने आपको कंसिडरेशन की इस पूरे लेक्चर के अंदर कवर करा दी है। ठीक है जी, ये पूरा आपके सामने है सर। आए जरा सर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं पास पेपर्स का। ठीक है जी, बाकी मैं आपको बता चुका हूं सर, मैं सारी की सारी चीजें कवर कर चुका हूं बैलेंस शीट के हद तक। आए जरा अल्लाह का नाम लेते हैं सर। हमने कैश कंसिडरेशन देखी, डेफिड कंसिडरेशन कैश में देखी, शेयर्स की कंसिडरेशन देखी सर, हमने बॉन्ड्स एस कंसिडरेशन देखा जिसमें मार्केट रेट और कूपन रेट सेम हो, बॉन्ड्स देखा हमने जिसमें मार्केट रेट और कूपन रेट डिफरेंट हो, कंटिजेंट कंसिडरेशन देखा एज लायबिलिटी, कंटिजेंट कंसिडरेशन एज एसेट देखा, डेफिड कंसिडरेशन एज इक्विटी देखा, और कंटिजेंट कंसिडरेशन एज इक्विटी भी देखा सर। कॉम्प्रिहेंसिवली हमने इसको कवर कर लिया। ठीक है जी सर, हम आगे बढ़ते हैं, एक पास पेपर का क्वेश्चन देखते हैं। जज़ाकल्लाह।